हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिका ऑफिशियल। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं गाला क्वेश्चन पेपर्स के बेसिक एडिशन के सैम्पल पेपर्स। आपको हर पेपर के रिलेटेड हर सेक्शन का एक वीडियो मिलेगा एंड दिस विल बी पुट इन अ सीक्वेंस इन द यूट्यूब प्लेलिस्ट। मेक श्योर आप सारे के सारे प्लेलिस्ट को, सारे वीडियोस को थ्रू आउट स्टार्ट टू एंड पूरा देखें। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, इस पेपर को इसलिए ना देखें कि आप फ़ोन में लेके बैठे हैं और बस आपको हो जाएगा। आपको क्या करना है, यूट्यूब में वीडियो चालू कीजिए और साथ में सॉल्व करते जाइए। अपना गाला पेपर बुक लेके बैठिए और साथ में सॉल्व करते जाइए। आई विल मेक श्योर कि एक बार सॉल्व करते ही आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर 1 का सेक्शन ए का सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 विच इज एन एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है the sum of the numerator and the denominator of a fraction is 16. Okay. Now this comes from the chapter linear equation which is your chapter number 3. चैप्टर 3 में से जनरली बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो वो एमसीक्यू में क्या कर रहा है? क्या इसके पीछे कोई शॉर्टकट है कि आप जल्दी से सॉल्व कर पाओ? तो चलिए चेक करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम है 16, तो मैं देख रहा हूँ 9 + 7 16 है। ये देखो 4 + 12 भी 16 है, 7 + 9 भी 16 है और 12 + 4 भी 16 है। तो इस स्टेटमेंट से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। तो ठीक है, हम यहाँ पे बनाएंगे x + y = 16 पॉइंट नंबर 1। ऑलराइट, अब कहा गया है इफ 5 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो चल, अब मैं सेम प्रोसेस रिपीट करता हूँ। ऑप्शंस में से पिक करते हैं जल्दी से। अब व्हाट इफ आई ऐड 5? तो 9/12 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो चलो इसे छोड़ दो। 4/12 है, मैं +5 इसमें करता हूँ, इस 4/17 प्राइम नंबर है नीचे, नॉट पॉसिबल। लास्ट वाला 12 और 4 + 9, 4 + 5 हो गया 9, सो 12/9 इज 4/3, नॉट एन ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बचेगा? सिर्फ ये, पर चेक करेंगे। 7/9 + 5 इज 7/14 एंड 7/14 reduces itself to 1/2। सो इस तरीके से आप बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, अगर आप इसको सॉल्व करते तो भी आंसर तो आता ही। बिना ज्यादा सॉल्विंग के भी आप जल्दी से आंसर ला सकते हो एंड दिस विल गिव यू योर फर्स्ट 1 मार्क। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वे, पॉलिनोमियल है और रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है। ये तो पॉलिनोमियल चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 2। द रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जब भी रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर दिया हो, चाहे 1 मार्क का एमसीक्यू हो, चाहे पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हो, अल्फा दैट विच इज योर फर्स्ट जीरो, आपको उसको अल्फा लिख देना है, और बीटा जो आपका सेकंड जीरो है, वो क्योंकि रेसिप्रोकल है उसको 1/अल्फा कर देना है। जब भी ये सिचुएशन होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो आपको अल्फा इंटू बीटा लेके ही प्रोसीड करना है, विच इज C/A। नाउ अल्फा इंटू बीटा is alpha into 1/alpha. Since they are reciprocal of each other, this product will be equal to 1. Now what is the value of C? C का value है K. What is the value of A? वो है 6. तो K/6, आप इसे further solve करोगे, आपको K का value मिल जाएगा 6. And this is your final answer. तो है ना काफी इजी तरीका इसको सॉल्व करने का। आपको 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए पूरा पूरा सॉल्विंग बैठाने की जरूरत नहीं है। साथ साथ में सॉल्व करते जाइएगा। जितनी वर्किंग मैं कर रहा हूँ उतना आपको भी करना है अपनी नोटबुक में, और ऐसा करते करते आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर अ गिवन एपी डी दिया हुआ है 5 और A18 - A13 पूछा है इन्होंने आपसे। सी, जब भी आप दो एपी के इस तरीके से एन टर्म्स को माइनस करते हो, आपका आंसर हमेशा डी में रहता है। अब 18 - 13 क्या हो गया? 5। सो इस पूरे टर्म का आंसर है 5D, 5 टाइम्स द डिफरेंस। 5 × 5 करोगे, आंसर आएगा 25। बट मैं आपको ये सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। A18 होता है A + 17D। व्हाट इज A18? A + 17D। व्हाट इज A13? दिस इज A + 12D। माइनस करना है आपको, तो ये गया 17 - 12 हो गया 5D। नाउ substituting the value of D, which is 5 into 5, your final answer would be 25. So the difference between 18th and 13th term is 25. और ये है आपका आंसर। अंडरस्टूड? इस तरीके से आपको साथ साथ में सॉल्व करना है, और साथ में मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी सिखाते जाऊंगा कि जल्दी से जल्दी कैसे खत्म करना है।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मिड पॉइंट की बात की भैया, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन दिख रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, मिड पॉइंट आपको ढूंढना है। इस केस में आपका m और n दोनों ही सेम हो जाते हैं, तो मिड पॉइंट ढूंढना और आसान है। मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या है? x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट नेक्स्ट? x1 ये रहा, x2 ये रहा, 1 प्लस 3 हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2 will be 2, and again 1 plus 3 is 4 divided by 2 will be 2, so this is your final answer। तो नीचे फॉर्मूला है, आपको याद करना है। अब आपको लिखना है कि मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन जब भी कभी आए पेपर में, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो साथ साथ में कॉन्सेप्ट सीखते जाओ और साथ साथ में ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एविडेंट, इट इज फ्रॉम द टॉप चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, और ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। 1 अपॉन व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर? तो इफ यू गाइज रिमेंबर, ये आपकी आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन सेक तो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और ये बन गया आपका क्लियर आंसर। आइडेंटिटी और फिर रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप, पहले आइडेंटिटी में कन्वर्जन किया और फिर रेसिप्रोकल में कन्वर्जन किया, एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टैटिस्टिक्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 मार्क का स्टैटिस्टिक्स में से, जो 6 मार्क के अंदर एक क्वेश्चन है वो। यूजुअली फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू। तो इसके लिए आपको अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला याद करना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या दिया हुआ था? z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। द क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल मीन, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? तो मैं एक काम करता हूं, मुझे दिख रहा है z के पास एक मीडियन इन्होंने रखा है माइनस में, मैं भी यहां से एक मीडियन भेज देता हूं। इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आपको सबको पता है आंसर क्या आने वाला है। मीडियन माइनस मीन, आगे ब्रैकेट में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? तो इट इज 2, बिकॉज वही कॉमन निकल रहा है उस पूरे पार्ट में से। तो दिस इज योर आंसर, एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड 6 क्वेश्चंस ऑफ आवर 24 क्वेश्चन का जो सेक्शन है, उसमें से 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 6 के 6 आंसर पूरे मिल चुके हैं, 6 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। Let us move on to the next topic and let's see what is given in the next segment of section A of Gala paper 1 basic addition. Now ये है fill in the blanks. Fill in the blanks है, but don't worry, सिर्फ fill in the blank नहीं होगा, आपको solve भी करना पड़ेगा। The HCF highest common factor of the smallest prime number. तो मैं सारे numbers लिखता हूं पहले। आप सोचेंगे सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 1 है, बिकॉज वो तो सिर्फ 1 की टेबल में आता है, बट वही तो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ 1 की टेबल में आता है, तो वो ना प्राइम है, इट इज नाइदर प्राइम, इट इज नॉट इवन कंपोजिट। ये ना ही तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तब तो सबसे पहला प्राइम नंबर है आपका 2 और सबसे पहला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। आपको ढूंढना है 2 और 4 का HCF। ये बना आपका अल्टीमेट क्वेश्चन। जिन्होंने सॉल्व कर रखा होगा उन्हें तो आंसर भी याद होगा। HCF of 2 and 4 is what? 2. So this is your answer. Understood? Moving on to the next question number 8. The graph of polynomial x square plus 4x plus 3 is a dash. Is it a line? No. यहाँ पे डिग्री 2 है, it is a quadratic polynomial. पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स और पूरा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ओपनिंग अपवर्ड्स इज योर आंसर, बिकॉज एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है 1 और ये है पॉजिटिव 1। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो आपका पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा ऐसे। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस में है तो आपका पैराबोला खुलेगा नीचे ऐसे। सो योर आंसर इज पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। ये चीज आपको याद रखनी है। दिस कम्स आउट ऑफ मेमोरी, या अपने टेक्स्ट बुक की जो थियरी पार्ट है उसमें से पढ़ा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडेज। ऑल राइट, जनरली जनवरी में होते हैं 31 डेज। नकल्स पे आप चेक करते हैं ना, जनवरी इज 31 डेज।
इसमें से 28 डेज का मतलब है 4 वीक्स। 4 वीक्स का मतलब है 4 संडेज तो कंफर्म्ड है आपके, बाकी बचे 3 दिन। ये 3 दिन जो है वो 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आते हैं। दिस इज संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे आ सकता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे ऐसे आ सकता है, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे इस तरीके से भी आ सकता है, वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे ऐसे भी आ सकता है, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे दिस ऑल्सो कैन बी अ कॉम्बिनेशन, एंड द लास्ट फ्राइडे सैटरडे संडे। कितने हो गए? 6 हो गए। एक और सैटरडे संडे एंड मंडे। मुझे ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से कॉम्बिनेशंस में संडे आ रहा है। तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। ये 3 दिन के जो कॉम्बिनेशन है इसमें से कोई भी आ जाए, मेरा एक बार संडे तो आएगा ही। सो दिस इज फॉर द 3 डेज combination are 7, so the answer is 3/7। the answer here is 3/7 because total 7 candidates होने की वजह से, देखो ये 7 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से 3 में संडे आ रहा है। 3 में संडे आने का मतलब हमारा 3/7 का प्रोबेबिलिटी सेट होता है। साथ साथ में ये सभी कुछ सॉल्व करते जाना है, बिकॉज आपको खुद को सॉल्व करना आना चाहिए। मैं सिर्फ इसमें जनवरी की जगह फरवरी कर दूं तो आंसर बदल जाएगा। बी केयरफुल, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ साइन अल्फा इज 1/√2, तो मैं एक काम करता हूं, साइन की जो टेबल वैल्यूज है वो लिख देता हूं। दिस इज 0, देन 1/2, 1/√2, देन √3/2 एंड 1। सो 1/√2 मुझे दिख रहा है 45 डिग्री में होता है। 1/√2 कब आ रहा है आपका? 45 डिग्री में आ रहा है। ऑलराइट, 1/√2 जो है वो आपका 45 डिग्री में आ रहा है, और कॉट बीटा दिया हुआ है 1। कॉट बीटा भी 45 डिग्री में ही 1 आता है, बिकॉज tan 45 इज 1, सो अकॉर्डिंगली कॉट 45 इज ऑल्सो 1, राइट। सो आपका अल्फा हो चुका है 45 डिग्री, और आपका बीटा भी हो चुका है 45 डिग्री। अल्फा 45 डिग्री, बीटा 45 डिग्री। सो अल्फा इज 45, बीटा इज 45, अल्फा प्लस बीटा टोटल इज 90 डिग्री, और ये आपको पूरा कंप्लीट करना है यहाँ पे। सी tan 45 इज 1, अकॉर्डिंगली cot 45 विल बी 1, एंड बेस्ड ऑन दिस अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो गए आपके टोटल 10 क्वेश्चन, यानी कि 80 में से 10 मार्क्स आपके पक्के हो चुके हैं। इसीलिए मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि आउट ऑफ 80 जो आपका ये 24 मार्क्स का पोर्शन है, आउट ऑफ 80 जो आपका ये 24 मार्क्स का पोर्शन है, ये पूरा सॉलिड पक्का होना चाहिए। बिकॉज वंस यू आर गेटिंग 24 मार्क्स आउट ऑफ 80, यू हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 30%। सो इससे होगा क्या? इससे क्या फायदा? इससे फायदा ये है कि आपके पासिंग के नजदीक आप पहुंच रहे हो। ऑब्वियसली हमारा टारगेट सिर्फ पासिंग तो नहीं है, बट हु नोस तब कहां जरूरत पड़ जाए, राइट। और ये जितने भी क्वेश्चंस और पीडीएफ मैं यहाँ पे सॉल्व करके बना रहा हूँ, ये सब की सब आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। सो आप वहां से पूरा पूरा सॉल्यूशन डाउनलोड भी कर सकते हो। बट अगेन आई विल टेल यू वन मोर थिंग, दिस इज नॉट जस्ट फॉर कॉपी एंड पेस्टिंग। आपको साथ में सॉल्व करना है मेरे, आप साथ में सॉल्व करोगे तभी फायदा है। ऑलराइट, नाउ quadrilateral circumscribes a circle. So here is your circle. Quadrilateral circumscribe कर रहा है इसको। quadrilateral circumscribe करता है तो क्या होता है? अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो सेम हो जाता है। तो मैंने एक रैंडम रफ फिगर बना लिया यहाँ पे, x y z w। if a quadrilateral circumscribes a circle, if a quadrilateral circumscribes a circle, तो जो अपोजिट साइड्स का सम होता है वो इक्वल हो जाता है। इसका मीनिंग ये हो गया, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू प्लस वाई जेड। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। सर्कल्स का पूरा क्वेश्चन है, जिसको इन्होंने ऐसा एक क्वेश्चन बना के दे दिया एमसीक्यू में। ना जिसने वो क्वेश्चन पक्का नहीं किया होगा उसको ये एमसीक्यू समझने में दिक्कत होगी। तो फर्स्ट है, सैंपल पेपर सॉल्व करने से पहले आपको टेक्स्ट बुक शुरू करनी है।
सारे सम सॉल्व करने हैं, सारे पक्के हो जाएं, फिर आपको यहाँ पे आना। नाउ आई विल मार्क ऑल द मेजरमेंट्स। XY is 13.8 centimeter, YZ is 10.7 centimeter, ZW is 7.5 centimeter. Now we can clearly see आपको ये opposite sides दोनों मिल चुकी हैं। 13.8 plus 7.5 is 21.3. इसमें से आप माइनस करोगे 10.7, योर आंसर इज 10.6। तो जो आपकी बची हुई चौथी साइड है, उसका मेजरमेंट है 10.6 सेंटीमीटर। आप इसको इस इक्वेशन में रख के भी सॉल्व कर सकते हो, और आपका आंसर फिर भी करेक्ट आएगा। XW का वैल्यू आपको चाहिए और ये कितना है 10.7 है। 10.7 को आप वहाँ पे ट्रांसपोज करोगे, माइनस में जाएगा, XW का वैल्यू मिलेगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको सर्कल्स क्वाड्रिलेटरल ये बनाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ये MCQ है। फिल इन द ब्लैंक से आपको एक ही मार्क मिल रहा है। जो मैंने सॉल्व किया वो 3 मार्क के लिए सॉल्विंग करके बताइए, बट वो कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए। MCQ में ये करने की जरूरत नहीं। आपको याद होना चाहिए कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को, तो अपोजिट साइड्स का सम होता है। आप जल्दी से अपोजिट साइड्स को ऐड करो, जो बचा है वो वैल्यू निकालो। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। ऑलराइट, अब यहाँ पे है ट्रू और फॉल्स। तो मैंने 4 क्वेश्चंस को एक साथ लिस्ट किया हुआ है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 1 बाय 1 विल बी सॉल्विंग एंड हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही लिखना है। स्टेट वेदर से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है, जस्टिफाई वगैरह कुछ करना नहीं है, कोई रीजन या एक्सप्लेनेशन आपको देने की जरूरत है ही नहीं। नाउ क्वेश्चन है 9 plus √5 looks like A plus B. 9 minus √5 looks like A minus B. इसका प्रोडक्ट तो होता है A square minus B square, राइट? अब थोड़ा सा डाउन द मेमोरी लेन जाओ और चेक करो कि 9th स्टैंडर्ड में हम ये आइडेंटिटी यूज करते थे रैशनलाइजेशन के टाइम पे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। उस केस में हम यही तो करते थे। डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने का मतलब यही था कि आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये इरैशनल नंबर कैसे होगा? नहीं होगा। यहाँ पे 9 का भी स्क्वायर हो जाएगा और √5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर इज 81 माइनस 5 इज 76। इसका आंसर 76 है और वो एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट द मोस्ट n plus 1 zeros। समझते हैं, अगर n आपका 2 है तो इसका मतलब एट मोस्ट 2 plus 1 यानी कि 3 zeros होंगे। नहीं, 3 zeros नहीं होंगे। जितने n होते हैं उतने ही zeros होते हैं। तो अगर आपका डिग्री 2 है तो आपके दो मैक्सिमम जीरोस होंगे। एट मोस्ट 2 मतलब 0 0 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 2 zeros हो सकते हैं। तो अगर 2 इफ 2 इज योर डिग्री, फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के जीरोस कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 2 या 1 भी नहीं। तो ये आपके टेक्स्ट बुक की थियरी में क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट भी है आपका फॉल्स। It is always at most n number of zeros. The graph of the equation 3y minus 8 equal to 7 is a line parallel to the x-axis. चलो पहले इसकी थियरी समझते हैं। आपको देखना है कि x और y में से कौन सा वेरिएबल मिसिंग है। x और y में से कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? x वेरिएबल मिसिंग है। अब आप ये मेरे स्टेटमेंट याद रख लो, जो वेरिएबल मिसिंग है लाइन उसके साथ पैरेलल है। जो वेरिएबल मिसिंग है लाइन उसके साथ पैरेलल है। क्योंकि x एक्सिस मिसिंग है तो जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बन जाता है आपका ट्रू, ये सही है। अब मैं आपको इसको इलैबोरेट करके समझाता हूं। 3y माइनस 8 इक्वल टू 7, तो 3y हो गया 15। अगर मैं x को 1 रखूं तो भी y आएगा 5। अगर मैं x को 2 रखूं तो भी y आएगा 5। अगर मैं x को 3 रखूं तो y आएगा 5। Now just try to understand. x1 y5, x2 y5, x3 y5, x4 y5। तो ये लाइन जो है वो इसके ऊपर से पास होगी। और अगर ये लाइन इसके ऊपर से पास हो रही है तो लाइन आपकी x एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो आपको ये वाला एरो इधर बन जाएगा और आपको बताने की लाइन ऑलवेज x एक्सिस के साथ पैरेलल है। बट क्या याद रखना है?
याद ये रखना है कि जो वेरिएबल मिसिंग है लाइन उसके साथ पैरेलल है, जो भी वेरिएबल मिसिंग है लाइन उसके साथ पैरेलल होती है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। आपने ये वाले टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल होता है 1, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम टोटल होता है 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव वन वर्ड और वन फिगर, क्वेश्चन नंबर 17 to 20. All right. If k minus 3, k plus 7, 2k plus 7 are three consecutive terms of an AP, find the value of k. Try to understand. इसको इसमें से माइनस करोगे तो d क्या होता है, a2 माइनस a1, और फिर से d तो वही होता है a3 माइनस a2. The difference between two consecutive terms is your difference. So d k plus 7 माइनस, अब क्योंकि माइनस के बाद एक बाइनोमियल टर्म है मुझे ब्रैकेट में लिखना होगा, क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो साइन में चेंजेस आ जाएंगे। अब k माइनस k गया, 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10। तो d की वैल्यू कितनी मिली हमें, 10 मिल चुकी है। d की वैल्यू कितनी मिली, 10। डजंट मीन कि मुझे k का वैल्यू मिला, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब d की जगह 10 रख देता हूं। अब 2k प्लस 7 माइनस k प्लस 7, 2k प्लस 7 माइनस k माइनस 7। यहाँ पे बच्चे साइन चेंज करना भूल जाते हैं आप लोग, बी केयरफुल। साइन नहीं बदली, यहाँ पे आपके मार्क्स पूरे पूरे 0 ही आएंगे। इधर 7 और 7 गया और एक k बच चुका है, और k का वैल्यू आ रहा है 10, और k का वैल्यू आ रहा है 10। नाउ सी, प्लस 7 माइनस 7 गॉट एलिमिनेटेड, k का वैल्यू आया 10। अगर आप चेक करोगे तो 10 माइनस 3 हो गया 7, 10 प्लस 7 हो गया 17, और 2k प्लस 7 हो गया 27। नाउ दिस इज एन एपी जिसका फर्स्ट टर्म है 7 और d है 10। तो इतना सही क्वेश्चन था, 1 मार्क आपको पूरे मिल रहे हैं और आपको पता भी नहीं चला। वी आर ऑन 17th क्वेश्चन, 17 मार्क्स पूरे मिल चुके हैं हमें। अब सॉल्व करते जाओ मेरे साथ एंड मेक श्योर जो जो मैं लिख रहा हूं पूरा देख के समझ के आपको फिर से लिखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता है भाई, इन रेडियस क्या होता है वो मैं समझा देता हूं आपको। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल एक सर्कल को, या फिर एक सर्कल एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो कुछ ऐसे, तो जो इस सर्कल का रेडियस होता है उसे हम कहते हैं इन रेडियस। उसे हम क्या कहेंगे, इन रेडियस, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ऑलराइट, इसके लिए एक फॉर्मूला है, इन रेडियस के लिए एक फॉर्मूला है। ये बिल्कुल भी आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन आपको दूसरी रेफरेंस बुक्स में मिलेगा, जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या ओसवाल गाला के सैंपल पेपर्स में। गाला के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन ही पूछ लिया है, बट टेक्स्ट बुक में इसके बारे में कोई चीज नहीं दी हुई है, ना ही शायद तक ये स्कूलों में सिखाया जाता है। यहाँ पे आपको सीखना है कि करना कैसे है इसको। इन रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2। परपेंडिकुलर क्या होगा, तो एक कोई भी साइड ले लो जो छोटी है 12। बेस क्या होगा, दूसरी छोटी साइड ले लो। हाइपोटेनियस क्या होगा, तो सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेनियस हो गई आपकी, डिवाइडेड बाय 2। 12 plus 35 is 47, minus 37 will be 10, 10 divided by 2 will be 5। और इस सर्कल का इन रेडियस, इस सर्कल का जो अंदर इंस्क्राइब्ड है ट्राइंगल के, उसका रेडियस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इन रेडियस के लिए। वैसे इस फॉर्मूला का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको डिराइव करना होता है कि इन रेडियस का फॉर्मूला आया कैसे। तो वो आगे आने वाले वीडियोस में आपको मैं जरूर पॉइंट आउट करवाऊंगा कि ये क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में रखा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए इज 0.2। द डिफरेंस बिटवीन, बट वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
a dash is equal to 1. Now this looks like a linear equation only यार. कट करो. तो 2 times probability of an event is 1.2. So 1 time probability of an event will be 0.6 and probability of not an event will be 0.4. खैर अपना आंसर था ये. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. देखो कहाँ प्रोबेबिलिटी में लीनियर इक्वेशन घुसा दिया भाई. कुछ भी आ सकता है, राइट. अब 20 वाला क्वेश्चन बड़ा इजी है. स्टेट द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास. मिड वैल्यू को हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है क्लास मार्क. क्लास मार्क ढूंढने का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. अपर लिमिट इज 40, लोअर लिमिट इज 30. 40 plus 30 is 70. Divided by 2 will be 35 and here comes your answer. एक मार्क के लिए भाई इतनी सी मेहनत करनी थी, ज्यादा मार्क्स दे दिए. पर अच्छा क्वेश्चन है, हमारे 20 मार्क तो पूरे मिल चुके हैं हमें. 80 में से 20 आपने कर लिया, दैट मीन्स 25% ऑफ द मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए इस पेपर में, राइट. बट सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको मेरे साथ साथ नोटबुक में सॉल्व भी करना है, तब जाके आपको फायदा मिलेगा. अब जो 4 मार्क्स है वो बड़े कैश मार्क्स दे रखे हैं. इन्होंने सिर्फ मैच द फॉलोइंग करना है हमें, और ये दिस कम्स आउट ऑफ स्ट्रेट फ्रॉम योर मेमोरी. CSA ऑफ अ स्फीयर. भाई स्फीयर का तो CSA TSA सेम ही होता है, तो क्या है वो तो 4 पाई आर स्क्वायर. अगर आपको याद है तो आपको सीधे सीधे मार्क्स मिल रहे भाई कैश. तो 21 के लिए आंसर क्या हुआ? C. नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू हाइट 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच. CS ऑफ अ सिलेंडर क्या मिला हमें? 2 पाई आर एच. थर्ड क्वेश्चन, area of a sector comes from the chapter areas related to circles. Area of a sector of a circle with radius r formed by an arc of length L. Area of sector चाहिए आपको, right? Okay. Area of sector of a circle जिसका रेडियस है r formed by an arc of length L. मैं पहले आपको इसका डायग्राम समझा दें, ठीक है. एरिया ऑफ सेक्टर ये रहा, ये रहा. आर्क का मेजरमेंट है L, ओके, और रेडियस दे रखा है R. कोई मुझे ये बता सकता है कि आर्क का मीनिंग क्या है यहाँ पे? आर्क ऑब्वियसली आपको बता रहा है कि आपका थीटा कितना है, राइट. पहले मैं आर्क का फॉर्मूला लगाता हूँ. सो दिस इज 2 पाई आर थीटा अपॉन 360. क्लियर? ओके, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360. अब मुझे चेक करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला में कैसे सेट होगा ये. एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. अगर मैं मैच करने जाऊं तो पाई आर थीटा अपॉन 360 की जगह में थीटा अपॉन 360 जगह पे मैं क्या लगा सकता हूं? गेस व्हाट? L/2. तो ये हो गया R L/2. देखो ये रहा, R अपनी जगह पे था और L/2 आता है, दैट मीन्स पाई आर थीटा अपॉन 360 का वैल्यू रिप्लेसमेंट हो गया. तो दिस इज R L/2, R L अपॉन में 2. ये आंसर मैच हो गया. दिस इज हाफ R L. मैंने आर्क का फॉर्मूला लगाया सर्कमफरेंस ढूंढने के लिए 2 पाई आर थीटा अपॉन 360. 2 को नीचे भेजा L/2 बना. पाई आर थीटा अपॉन 360 की जगह L/2 रिप्लेसमेंट हो जाएगा, और जो मेरा एरिया है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 उसमें आर को स्प्लिट किया पहले. थोड़ा सा ये सोचना, तो ये आपका आंसर आ गया हाफ आर एल. अब ये बड़ा अच्छा कर रहा समझा भाई, 3 इजी करके एक ऐसा मस्त दे दिया. सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? तो 2 पाई आर. सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है यहाँ पे? 2 पाई आर. 2 पाई आर मतलब ये आपका आंसर हो गया. और इस वीडियो के एंड पे पहुंच जाते हैं हम लोग ये कंक्लूड करके कि हमारे 80 में से 24 मार्क्स, दैट इज 30% ऑफ योर वेटेज इज डन फ्रॉम गाला पेपर 1. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पेपर का जो सेक्शन ए होगा 24 मार्क्स का वो वाला अपलोड करूंगा. आपको बने रहना है, चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज़ ये राइट टाइम है जब आप और आपके फ्रेंड्स सभी आप पेपर सॉल्व करने चाहिए. प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाली है थोड़े दिनों में. अब आपकी तैयारी का पूरा टाइम शुरू हो चुका है. तैयारी करो मेरे साथ. मेरा नाम है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.